कहानी है एक दंपति की जिनका नाम है अभय और भारती। शादी को लगभग 4-5 साल बीत गए, लेकिन उनके घर में किलकारियों की आवाज अभी तक नहीं गूंजी थी। दोनों हॉस्पिटल में बैठे भारती की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर शर्मा ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया। कांग्रेचुलेशन, फाइनली आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ये सुनकर अभय और भारती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रिपोर्ट और दवाइयाँ लेने के बाद दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। यार फाइनली भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी ली। अब मेरी पार्टी। अरे हाँ क्यों नहीं, लेकिन यार अभी 8 बज गए हैं। पार्टी करने में तो काफी टाइम लग जाएगा और घर पहुंचने में तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। कोई देरी नहीं होगी, अपनी गाड़ी है, पहुंच जाएंगे टाइम से। भारती की इच्छा को पूरा करने के लिए अभय ने रास्ते पर पड़ने वाले एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रोक दी। और भारती का मनपसंद खाना ऑर्डर किया। कुछ देर में दोनों ने डिनर किया और अपने घर के लिए चल दिए। रात के लगभग 9 बज चुके थे। अभय का घर शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। अभय अपनी गाड़ी को सरपट दौड़ाए जा रहा था। कुछ देर में अभय ने जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में गाड़ी को हाईवे से हटकर गांव से गांव जाने वाले शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ दिया। दोनों अपनी मस्ती में मस्त आने वाले खुशियों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से गाड़ी की स्पीड कम होने लगी और गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो गाड़ी का तेल खत्म हो गया हो। अगले ही कुछ पलों में गाड़ी ने अपना दम तोड़ दिया। अरे यार शिट, अब इसको क्या हुआ? इसको भी अभी खराब होना था। तुम अंदर ही रुको, मैं जरा चेक करके आता हूँ कि क्या हुआ इसे। भारती को गाड़ी में छोड़कर अभय गाड़ी से उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक ना कोई लाइट और ना कोई इंसान। अभय गाड़ी को चेक कर रहा था। तभी भारती उसके पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे अगर गाड़ी ठीक नहीं हो रही तो फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेते हैं। हाँ ठीक है। अभय फिर से कार को रिपेयर करने में लग गया। मुश्किल से 1 ही मिनट बीता होगा। तभी भारती ने एक बार फिर से कहा, अरे अगर गाड़ी ठीक नहीं हो रही तो घर फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेते हैं। अरे सुन लिया यार मैंने, कितनी बार बोलोगी? क्या सुन लिया? अभी जस्ट बाहर आई हूँ मैं कार से, और इससे पहले मैंने तुमसे कुछ कहा है? कहाँ? घर से गाड़ी मंगवा लो वाली बात तुमने 2 मिनट पहले नहीं बोली थी क्या? अरे मैंने कहा ना, अभी ही कार से निकल के आई हूँ, पहले कैसे बोल देती? अच्छा ठीक है यार, तुम सच्ची में झूठा। बस अब तुम प्लीज गाड़ी के अंदर जाके बैठो, बाहर मच्छर और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा है। भारती वहाँ से चली गई और अभय गाड़ी को ठीक करने में लगा रहा। गर्मी के दिन थे। काम करते करते अभय का गला सूखने लगा और पानी पीने के लिए जैसे ही वो गाड़ी के अंदर आया, अरे गाड़ी ठीक नहीं हो रही तो घर फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेते हैं। तुम्हें हो क्या गया है भारती? बाहर भी 2 बार बोल चुकी हो तुम सेम यही बात, अब अंदर आके फिर वही बात। अरे नई गाड़ी ठीक होगी तो फिर फोन करके मंगवा लूंगा दूसरी गाड़ी। बाहर? मैं कब आई बाहर? लगता है गर्मी का असर गाड़ी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पर भी हो गया है। अभय 1-2 मिनट तक गाड़ी ठीक करने में लगा रहा। फाइनली उसने शॉर्ट हुए तार को जोड़ दिया और फिर जैसे ही वो गाड़ी के अंदर जाने लगा तभी उसने देखा भारती तो रोड पर आगे खड़ी है। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? लेकिन भारती ने इस बात को अनसुना किया और रोड किनारे बनी एक 4 दीवारी के गेट को खोलकर उसके अंदर चली गई। ये देखकर अभय उसके पीछे पीछे दौड़ा। अरे भारती, कहाँ जा रही हो? रुको। जैसे ही अभय उस गेट के सामने पहुंचा तो उसने देखा भारती आगे की तरफ बढ़ रही है।
तभी किसी ने आवाज लगाई। हे लड़के, अंदर कहाँ जा रहे हो? अचानक आई आवाज से अभय डर गया। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो पाया लालटेन लिए एक उम्रदार चौकीदार उसके सामने खड़ा है। बाबा, मेरी पत्नी वहाँ अंदर चली गई। अरे होश में आओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गाड़ी में है। अभय ने मुड़कर देखा तो पाया भारती तो गाड़ी की सीट पर बैठी सो रही है। अभय का दिल और दिमाग कांप उठा। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, ये कब्रिस्तान ही रहस्यमयी है। यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाया करती है और यहाँ न जाने कितने दर्दनाक हादसे भी हुए हैं। खैर, अब तुम चुपचाप अपने घर जाओ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही उसने कुछ समझने की कोशिश की। वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा और गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकल पड़ा। कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए। 1-2 दिन बीते। अभय उस रात को लेकर अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर वो सब क्या था। आखिरकार उसने इस घटना की यादों को अपने दिमाग की काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया और कभी भी किसी के सामने जिक्र ना करने का प्रण लिया। अभय ने अपना सारा ध्यान आने वाली खुशियों की प्लानिंग पर लगा दिया। वो भारती का बहुत ध्यान रखता। आखिरकार कुछ दिनों में उनके घर में खुशियां आने वाली थी। लगभग 1-2 महीने बीत गए और एक रोज, अरे जल्दी आइए, देखिए ये शैतान अभी से लात मार रहा है। अभय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार बहुत खुश था। एक रोज रात के लगभग 12 बजे किसी आवाज ने अभय को नींद से उठा दिया। अभय ने पाया भारती बिस्तर पर नहीं है और वॉशरूम से पानी के नल की आवाज आ रही थी। इंतजार करते करते लगभग 10-15 मिनट बीत गए, लेकिन भारती अब तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई। अभय को थोड़ी सी चिंता हुई और उसने वॉशरूम के आधे खुले दरवाजे से जैसे ही झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। भारती वॉशरूम की दीवार को पागलों की तरह चाट रही थी। अरे पागल हो गई हो क्या भारती? ये क्या कर रही हो? भारती एकदम सकपका गई, मानो ये हरकतें वो अभी तक नींद में कर रही हो, और अभय की बात का जवाब दिए बिना वो अपने बिस्तर पर आकर सो गई। वही अभय पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस यही सोच रहा था कि भारती को आखिर हो क्या गया है। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, अभय ने भारती से रात में घटी घटना के बारे में पूछा। इस बार भी भारती ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम पर लग गई। अब भारती बदली बदली सी रहने लगी। वो एकदम गुमसुम हो गई, ना किसी से ज्यादा बातें करती और ना कोई हंसी मजाक। जैसे ही 1-2 दिन और बीते, उसने खाना भी छोड़ दिया। अरे भारती, क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? आजकल खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे ये रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती। अरे तो बाबा, क्या खाना है? मुझे मुर्गा खाना है। पूजा पाठ करने वाली भारती, जिसने आज तक अंडा तक नहीं खाया, उसकी इस डिमांड ने अभय के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे तैसे उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और वो भारती से बिना कुछ कहे अपनी माँ के पास गया और बीते दिनों की घटनाओं के बारे में बताया। अरे बेटा, जब पेट में बच्चा होता है ना, तो तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है। अगर उसकी जिद ही है मुर्गा खाने की, तो कर दे पूरी। अपनी माँ की बात मानकर अभय बाजार से भारती के लिए मुर्गे का गोश्त लेकर आया। ये लो, पकड़ो तुम्हारा मुर्गा। अब इसको खाकर पूरी रात कुकड़ू कू मत करते रहना। मुर्गे का नाम सुनते ही भारती के मुंह में पानी आ गया। उसने झट से अभय के हाथ से थैली को लिया और थाली में परोसकर मुर्गे को खाने लगी। देखते देखते भारती ने पूरे मुर्गे को चट कर दिया। अरे वाह, मजा आ गया। बस अब मुझे रोजाना खाने में मुर्गा और मछली ही चाहिए। अभय चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया।
अब हर रोज भारती की फरमाइश पर कभी मुर्गा तो कभी मछली घर पर लाई जाती और भारती उनको चट कर जाती। देखते देखते कुछ दिन बीत गए और एक रोज अभय अपने तोतों के जोड़े को मिर्च खिलाते हुए भारती से पूछने लगा। भारती सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है क्या? हाँ, क्या आज मेरे लिए जिंदा मुर्गा ले आओगे? जिंदा मुर्गा? अरे करोगी क्या जिंदे मुर्गे का? आज मेरा मन उसका ताजा ताजा गरम गरम खून पीने का कर रहा है। अरे पागल हो गई है क्या तू? रोज मुर्गी मछली खा के तेरा मन नहीं भरा क्या, जो अब तुझे उनका खून भी पीना है? अरे ले आओ ना, इतने दिन से मरा हुआ बासी मांस खा रही हूँ, आज ताजा ताजा खिलवा दो प्लीज, आज जिंदा ले आओ। ये तो सरासर हद हो गई है, आज के बाद मैं नहीं सुनने वाला तेरी कोई बकवास। बड़बड़ाता हुआ गुस्से से भरा अभय बाजार के लिए चला गया। भारती वही कमरे में खड़ी खड़ी टकटकी लगाए पिंजरे को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। कुछ देर में अभय बाजार से वापस आ गया और बाजार से लाए हुए सामान को भारती को थमा दिया। अरे यार बहुत गर्मी है, अरे सुनो एक ग्लास ठंडा पानी ले आओ। हाँ में सर हिलाकर भारती वहां से चली गई और पानी लेकर आई। पानी पीते पीते अभय की नजर तोता मैना के पिंजरे पर पड़ी। एक बार के लिए मानो पानी उसके गले में ही अटक गया। अरे भारती मेरे तोते, ये पिंजरे में थे, कहाँ गए? वो तो उड़ गए। बंद पिंजरे से कैसे उड़ गए? बेचारे बहुत दिनों से कैद थे, मैंने उनको हमेशा के लिए आजाद कर दिया। ये कहकर भारती वहां से चली गई। अभय को ये बहुत अजीब लगा। 1-2 दिन बीत गए और एक रोज अभय को अपने बेडरूम से किसी चीज के सड़ने की बदबू का एहसास हुआ। बदबू आ कहां से रही है, उसका पता लगाने के लिए वो इधर उधर ताक झांक करने लगा। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक बाल्टी पर पड़ी जो कई दिनों से वहां पर रखी हुई थी। बाल्टी के पास जाकर जैसे ही अभय ने ढक्कन को हटाया, उसकी आंखें फटी रह गई। बाल्टी के अंदर किसी पक्षी के पंख और पंजे पड़े हुए थे। अब अभय को समझते हुए देर ना लगी कि ये उसके पालतू तोतों के पंख और पंजे हैं। वो एकदम टूट गया और रोने लगा। इतने में भारती वहां आ गई। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तुम सच बताओ, तुमने क्या किया मेरे तोतों के साथ? अरे मैंने कहा ना, बेचारे पिंजरे में कैद तड़प रहे थे, उनको आजादी दे दी है। तो फिर ये क्या है? भारती बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अभय के सब्र का बांध टूट चुका था। अपनी माँ के पास जाकर उसने सारी घटना के बारे में बताया। अब दोनों को शक था भारती के साथ कुछ तो गड़बड़ है। माँ ने तुरंत जान पहचान वाले एक तांत्रिक बाबा को फोन लगा दिया और घर आने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह होती ही बाबा अभय के घर पहुंच गए। बाबा जैसे ही भारती के कमरे में गए, बाबा को देखते ही भारती का व्यवहार एकदम बदल गया। उसकी पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ गई। वो जोर जोर से घुर्राते हुए चिल्लाने लगी, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मत आओ मेरे पास। कुछ पल कमरे में बिताने के बाद अघोरी बाबा अभय और उसकी माँ के साथ कमरे से बाहर आ गए। तेरी बहू एक पिशाच के कब्जे में है और उसकी कोख में पल रहा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, वो एक शैतान है, शैतान। जब तक वो उसके पेट में है तब तक ही उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर वो इस दुनिया में आ गया तो उस पर काबू पाना नामुमकिन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको कोख में ही मारना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कितने सालों बाद हमारा बच्चा होने वाला और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो? माँ ये किस पाखंडी को बुला के ले आई तुम घर में? अभी के अभी इसको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मरेगा मेरे हाथ से। अभय अभी के अभी तुम अंदर जाओ। गुरुजी,
इसको नादान समझकर माफ कर दीजिए। मैं गलती मानती हूँ इसकी जगह। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा इसका। राजबाला, उसको गर्भ में मारने के सिवाय कोई उपाय नहीं है इसका। गुरुजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कोई तो उपाय कीजिए। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद अंत में बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और एक फरसा उनके हाथ में प्रकट हो गया। ये मेरे गुरु के द्वारा दिया गया फरसा है, इसको हमेशा अपने घर में ही रखना। ये तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करेगा उस शैतान से। बस एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात को इस फरसे की शक्तियां काम नहीं करेंगी, क्योंकि उस दिन काली शक्तियों का साया प्रबल होता है और उस दिन तुम लोगों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मेरी इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फरसा देकर बाबा वहां से चले गए। राजबाला ने उस फरसाए को छुपा कर रख दिया। 1-2 दिन बीते। भारती की हालत में भी पहले से सुधार था। अभय भी इस बात से खुश था, लेकिन अभय की माँ के दिमाग में दिन रात बाबा की बताई हुई बातें घूमती रहती। धीरे धीरे समय बीता, दुख भरी यादें पुरानी होने लगी और खुशी के पल नजदीक आने लगे। और कुछ समय बाद वो दिन आ ही गया जब अभय के घर एक लड़के का जन्म हुआ। अभय और भारती बहुत खुश थे। वही राजबाला को किसी अनहोनी के घटने की चिंता हमेशा लगी रहती थी। एक रोज जब राजबाला उस बच्चे को खिला रही थी, तब उसे एक बात बहुत अजीब लगी। उसने देखा 2 सप्ताह पहले जन्मे बच्चे के दांत निकल आए हैं और उसका शरीर भी तेजी से बढ़ रहा है। ये राजबाला के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। बस उसके दिमाग में यही रहता कि जब तक बाबा का दिया हुआ फरसा घर में है, वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1-2 दिन और बीते। एक रोज कमरे के सामने से गुजरते समय राजबाला को कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि मानो कोई रबड़ के टुकड़े को जोर जोर से चबा रहा हो। उसने कमरे के दरवाजे से जैसे ही झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वो बच्चा जिसकी उम्र दूध पीने की है, वो दूध पीने के बजाय मांस के छोटे छोटे टुकड़े खा रहा है। और हैरानी की बात ये कि उसका शरीर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अचानक से उस बच्चे की नजर राजबाला से मिली। बच्चे की डरावनी हंसी ने उसके होश उड़ा दिए। उसने जैसे तैसे अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभाला और अपने कमरे में आकर छुप गई। उसके दिमाग में यही चल रहा कि आखिर घर में ये सब क्या हो रहा है, भारती कहाँ है। उसकी हिम्मत वापस से उस कमरे में जाने की नहीं हुई। वो अभय के आने का इंतजार करने लगी ताकि वो इस घटना के बारे में उसको बता सके। लगभग शाम के 9 बजे अभय घर पहुंचा और जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसकी जोरदार चीखें निकल गई। भारती जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसका कटा हुआ सर उस बच्चे की गोद में, जिसको वो बड़े चाव से खा रहा था। अभय तुरंत घर से बाहर दौड़ पड़ा। उसकी माँ पुकारती रही, अभय, अभय बेटा, अभय कहाँ जा रहे हो? सुनो, मुझे कुछ कहना है, सुनो बेटा। अभय तो पागलों की तरह दौड़ा जा रहा था। अभय बाबा के पास पहुंचकर सीधा उनके चरणों में गिर गया। बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो बाबा। मैंने कहा था ना, वो एक शैतान है, शैतान। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ है या दादी। उसका काम सिर्फ लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना है और उनका गरम गरम खून पीना है। बाबा कैसे भी करके मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो, आप ही कुछ कर सकते हो। फिर तांत्रिक बाबा
और कुछ और साधु अभय के घर की तरफ चल पड़े। अभय और बाबा घर पहुंचते उससे पहले ही घर के अंदर से अभय की माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। छोड़ दो मुझे मत मारो, जाने दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। घर के अंदर से आई डरावनी आवाजों को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी घर से बाहर जमा हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत घर के अंदर जाने की नहीं हुई। तभी एक जोरदार चीख के साथ घर के अंदर शांति छा गई। कुछ देर में अभय भी वहां पहुंच गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ को देखकर वो घबरा गया और जैसे ही वो घर के अंदर गया, एक पल के लिए उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। 6 दिन पहले जन्मा बच्चा एक 7-8 साल के बच्चे जितना बड़ा हो चुका था। उसका रूप बहुत ही डरावना और हाथ में वही फरसा था जो राजबाला ने छुपा कर रखा हुआ था। जमीन पर पड़ी राजबाला के पैर छटपटा रहे थे। फरसे से उस शैतान ने राजबाला के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब जैसे ही उस शैतान की नजर अभय पर पड़ी, खून में लथपथ फरसे को वो उसकी तरफ लेकर बढ़ने लगा। अभय तुरंत चिल्लाता हुआ घर से बाहर दौड़ पड़ा। उसके बाहर निकलते ही पहले से तैयार बाबा ने दरवाजे को बंद करके और उस पर एक त्रिशूल लगा दिया। घर के अंदर से जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगी। वो शैतान बार बार गेट को खोलने की कोशिश करने लगा। ये त्रिशूल इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज अमावस्या की काली रात है। हम सभी साधुओं को मिलकर एक साथ अपने मंत्रों की शक्ति से इस घर को कीलित करना होगा। फिर साधुओं ने मिलकर घर को ताकतवर मंत्रों से बांध दिया और उस शैतान को घर के अंदर ही कैद कर दिया। वो कैद तो हो गया, लेकिन घर से डरावनी आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मेरी तुम सब लोगों को यही सलाह है, इस गांव को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, क्योंकि ये कोई मामूली शैतान नहीं है, ये मुंजिया है, मुंजिया। सालों बीत गए, वो गांव आज भी वीरान है, क्योंकि जब भी अमावस्या की काली रात का अंधेरा चारों तरफ पसरता है, उस घर से आज भी वो डरावनी आवाजें आती है। वो शैतान आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उस दरवाजे को खोलकर उसको आजाद कर दे। और यार, कहानी को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो नेक्स्ट स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ दोस्तों, आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक लाने के लिए। तो मेरी देखने वाले मेरे हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी टीम की कड़ी मेहनत के बदले हमें आपका साथ मिल सके। और हाँ, अगर कोई रियल स्टोरी आपके पास भी है तो आप हमें वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी प्राइम टून फैमिली तक वो स्टोरी पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए हैप्पी हॉन्टिंग।